Good evening, students. Welcome back. So, I was talking about Hegelian philosophy of the state and civil society. तो जो पिछला लेक्चर मैंने आप लोगों को भेजा है आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पर ज़ोर डाला था, एम्फसिस किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने ये बताया था कि हेगल का फ़िलोसॉफ़ी एक मेटाफिज़िकल फ़िलोसॉफ़ी है जो कि सुपरनैचुरल यानी इस दुनिया की बाहर भी जो भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया है उस पर थोड़ा बहुत आधारित है। और हेगल का थियोरी ऑफ द स्टेट एक आइडियलिस्ट थियोरी है, एक ऑर्गेनिक थियोरी है। आइडियलिस्ट क्यों? क्योंकि हेगल ने हमेशा राष्ट्र को एक आइडियल, एक आदर्शवादी संगठन के रूप में देखा था। और ये ऑर्गेनिक थियोरी है इसलिए कि राष्ट्र को भी एक जीवित इंसान की तरह एक ऑर्गेनिक एंटिटी, एक ऑर्गेनिक इंडिविजुअल कहा गया है जिसका काम है इंडिविजुअल नागरिकों का खुशहाल ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना, हर किसी इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट में, अपना पर्सनालिटी का फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट में मदद करना। तो चलिए इस डिस्कशन को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि राष्ट्र जो है वो किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंसानों के बीच किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए नहीं बनता है, बल्कि राष्ट्र बनता है लोगों की कॉन्शसनेस, उनकी सोच, उनकी विचार का इवोल्यूशन के ज़रिए। तो इंसान की सोच, उनकी बुद्धि, उनकी कॉन्शसनेस जब डेवलप्ड हो जाता है और राष्ट्र की मांग करता है तभी राष्ट्र बनता है। तो मैंने कुछ स्टेप्स या स्टेजेस बताए थे। पहला स्टेज होता है जब एक इंसान दूसरे कुछ इंसानों के साथ जुड़ने के बाद एक फैमिली बनाता है। उस फैमिली में इंसान अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन फैमिली इंसान की हर किसी चाहत को पूरा करने की लायक नहीं है, जिस वजह से इंसान फैमिली के बाहर आकर सिविल सोसाइटी में कदम रखता है। सिविल सोसाइटी क्या है? बहुत सारे फैमिलीज़ को लेकर बना है एक सिविल सोसाइटी, जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ compete करता है, प्रतियोगिता करता है अपने मकसद, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। उसके बाद सिविल सोसाइटी भी एक वक्त के बाद इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं रहता है, तो तब डिमांड आता है, ज़रूरत पड़ती है एक राष्ट्र व्यवस्था की, और तभी एक राष्ट्र का पैदाइश होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि राष्ट्र जो है वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस के ज़रिए बनता है ना। तो डायलेक्टिकल प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है? बिटवीन द फैमिली एंड द सिविल सोसाइटी। अगर फैमिली थीसिस है तो उसका एंटीथेसिस है सिविल सोसाइटी। तो फैमिली के साथ सिविल सोसाइटी का जब कॉन्फ्लिक्ट, डायलेक्टिक्स शुरू होता है, तब डायलेक्टिक्स के वजह से एक नया सिंथेसिस पैदा होता है जिसको आप राष्ट्र बोलते हैं। तो ये जो राष्ट्र बना, ये राष्ट्र है सिंथेसिस, और इसके अंदर फैमिली और सिविल सोसाइटी, इन दोनों की खूबियाँ, इन दोनों की अच्छे गुण मौजूद है। तो हेगल की मेटाफिज़िकल थियोरी हमको यही सिखाता है कि विश्व ब्रह्मांड में एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। तो ये स्पिरिट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले ये स्पिरिट जिस फॉर्म में था, धीरे धीरे इसका फॉर्म बदल रहा है, और इसका बेस्ट फॉर्म तभी पैदा होता है जब एक राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र को कहा जाता है द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट। तो
ये जो स्टेट है इसको हेगल ने कहा था द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी राष्ट्र है जैसे इस धरती पर ईश्वर का आना। तो ईश्वर खुद नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र बनाकर राष्ट्र के ज़रिए इस दुनिया को शासन करना शुरू कर दिया। इसलिए स्टेट जो है वो गॉड के इक्विवेलेंट है, और स्टेट के खिलाफ अगर कोई जाता है तो इसका मतलब गॉड के खिलाफ जाना। तो इतना ऊंचा एक दर्जा हेगल ने राष्ट्र को दिया था। तो हेगल का राष्ट्र का तत्व है आइडियलिस्ट थ्योरी, क्योंकि स्टेट इज़ एन आइडियल इंस्टीट्यूशन, एक आदर्शवादी संगठन, एक आइडियल संगठन जिसका काम है to achieve the fullest possible personality of every individual human being। तो राष्ट्र के बाहर रहने से कोई भी इंसान अपनी पर्सनालिटी और जो टैलेंट्स वो लेकर पैदा हुआ है उन सब का डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं अगर कोई इंसान राष्ट्र के बाहर रहता है तो। इसलिए अपना इनेट पोटेंशियलिटीज़, यानी जिस जिस काबिलियत के साथ वो पैदा हुआ है उन पोटेंशियलिटीज़ को, उसकी पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है तो राष्ट्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राष्ट्र के खिलाफ जाने से इंसान आखिर अपने फ्रीडम और अपने अधिकार और अपने काबिलियत जो है उसी के खिलाफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहला तो ये कि राष्ट्र एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है। क्यों ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह राष्ट्र के अंदर भी एक जान है, राष्ट्र के अंदर भी एक विल है, एक इच्छा है, और उस इच्छा को आप बोलिएगा यूनिवर्सल विल, यानी जो इच्छा सबकी भलाई, सबकी हित करना चाहती है। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो राष्ट्र के अंदर रहते हैं उसके अंदर है इंडिविजुअल विल, यानी कि एक इंसान सिर्फ अपनी भलाई चाहता है, लेकिन राष्ट्र के अंदर है यूनिवर्सल विल जो सबकी भलाई चाहती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राष्ट्र यूनिवर्सल विल रिप्रेजेंट करता है और इंडिविजुअल विल रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिविजुअल विल को हमेशा यूनिवर्सल विल के प्रति झुका रहना चाहिए ताकि राष्ट्र हर किसी नागरिक का हित कल्याण कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र का अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और इंडिविजुअल फ्रीडम। इन दोनों के बीच जब टकरार शुरू होता है तब क्या होगा? अगर आप हेगल से पूछिएगा कि इंडिविजुअल विल और राष्ट्र का यूनिवर्सल विल, इन दोनों में अगर टकरार है तो जीत किसकी होगी? या फिर दूसरी तरफ से अगर हेगल से आप ये सवाल पूछिएगा कि अगर स्टेट अथॉरिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें जीतेगा कौन? हेगल का आंसर है ऑब्वियसली द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विल विन ओवर द इंडिविजुअल फ्रीडम। हेगल का मानना ये था कि एक इंसान अपना फ्रीडम तभी यूज़ कर सकता है, तभी एंजॉय कर सकता है जब वो इंडिविजुअल स्टेट के नागरिक बनकर स्टेट की अथॉरिटी और लॉज को मान के चलेगा। तो जब भी स्टेट अथॉरिटी इंडिविजुअल को कुछ करने के लिए बोलता है तो इंडिविजुअल शुड बी रेडी टू डू व्हाटएवर द स्टेट डिक्टेट्स द इंडिविजुअल टू डू, क्योंकि स्टेट का बात मानने से ही इंडिविजुअल अपने फ्रीडम और अपने सभी राइट्स को अच्छी तरह से भोग सकता है। ओके, तो देखिए जब भी स्टेट अथॉरिटी के साथ इंडिविजुअल फ्रीडम का टकरार है तब हेगल का मानना है कि राष्ट्र के अथॉरिटी को मानने से ही इंडिविजुअल नागरिक अपना फ्रीडम, अपना स्वाधीन अधिकार भोग सकता है। इसलिए राष्ट्र को कभी भी स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
तो ये बोलने से हेगल असल में एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट का पैदाइश कर रहे हैं, जिस स्टेट का मकसद होगा इंडिविजुअल पर डोमिनेट करना और इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स को दबाकर सिर्फ अपना विल, अपना मर्जी सब पर थोप देना। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, जर्मनी में बिस्मार्क जब रूलर बनकर आए थे तो वो हेगल की इस फिलोसॉफी द्वारा काफ़ी प्रभावित हुए थे और बिस्मार्क ने भी जर्मन स्टेट को एक ऐसा स्टेट बनाया था जहाँ पर इंडिविजुअल विल की कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट अथॉरिटी ही इम्पॉर्टेंट था और स्टेट ही सभी इंडिविजुअल्स पर राज किया करता था। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा कि स्टेट इज़ एन आइडियल इंस्टीट्यूशन। तो बार बार हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? एरिस्टोटल और प्लेटो की तरह हेगल भी यही बात पर जोर डाल रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये एक आदर्शवादी संगठन है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का एक ही आदर्श है, वो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी और एबिलिटीज़ का सही मायने में डेवलपमेंट। एक नागरिक, एक इंसान जब तक स्टेट के नागरिक बनकर स्टेट की अथॉरिटी को मान के चलेगा, तभी उनका पर्सनालिटी और उनके अंदर की काबिलियत, उनकी जो इनेट पोटेंशियलिटीज़, जिन पोटेंशियलिटीज़ के साथ वो पैदा हुआ है, वो अच्छी तरह से डेवलप कर पाएगा। तो राष्ट्र ही एकमात्र संगठन है जो इंडिविजुअल सेल्फ और इंडिविजुअल पर्सनालिटी का सही मायने में डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हमें जोर डालना है वो है द स्टेट इज़ द सिंथेसिस। तो राष्ट्र को कहा जा रहा है एक सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे पैदा होता है आप लोग जानते हैं, डायलेक्टिक्स के प्रोसेस के ज़रिए। तो डायलेक्टिक्स का प्रोसेस किसके बीच हो रहा है? बिटवीन द फैमिली एंड द सिविल सोसाइटी। तो फैमिली एक आइडियल इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया क्योंकि एक वक्त के बाद फैमिली इंडिविजुअल का सभी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी में आया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन सिविल सोसाइटी भी इंडिविजुअल की हर ज़रूरत को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाया। तब फैमिली और सिविल सोसाइटी में टकरार हुआ और इसी के वजह से राष्ट्र पैदा हुआ। तो फैमिली अगर थीसिस है, अगर सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस है, तो इन दोनों के डायलेक्टिकल रिलेशन की वजह से पैदा हो रहा है स्टेट, जिसको आप सिंथेसिस बोल रहे हैं, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी और फैमिली दोनों की ही अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटीज़ मौजूद है। ओके, that is why the state is the synthesis. The state is the best of all organizations. So the essence of the modern state is that the universal is bound up with the full freedom of particularity and the welfare of individuals. That means सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही वो काबिलियत है जिससे वो हर किसी इंसान की पर्सनालिटी का फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट कर सके। और इसके साथ ये मेटाफिज़िकल आइडिया भी आप लोगों को याद रखना है कि जो स्पिरिट अपने आप को वक्त के साथ साथ डेवलप किए जा रहे हैं, उस स्पिरिट का बेस्ट पॉसिबल फॉर्म तभी आ जाता है जब राष्ट्र यानी स्टेट पैदा होता है। तो स्टेट को कहा जाता है उस स्पिरिट का एक अक्स। कैसा अक्स? जिसमें वो स्पिरिट अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर चुका है। तो स्पिरिट जब अपने बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में पहुंचा है तभी स्टेट बना है। इसलिए द स्टेट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट आइडियल इंस्टीट्यूशन। इससे बेहतर, इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता है। Then comes the point that the state is an organic entity.
मैंने ये पॉइंट भी पिछले लेक्चर में समझाया था कि स्टेट को एक ऑर्गेनिक एंटिटी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि स्टेट भी एक जीवित इंसान की तरह काम करता है और वो नागरिकों की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। तो हेगल का स्टेट है एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन, एक आइडियल इंस्टीट्यूशन, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, the representative of universal will, the institution which is the synthesis between the family and the civil society, and finally it is the state whose authority is ultimate, and only by obeying the authority of the state an individual can attain all his freedoms and rights। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म्स यानी कि हेगल की इस फिलोसॉफी के खिलाफ बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स तनकीद उठाया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हेगल का ये स्टेट का जो थियोरी वो एक मेटाफिज़िकल थियोरी है जिसका रियलिटी के साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। ये पूरी तरह से एक आइडियलिस्टिक थियोरी है, नॉट अ मटेरियलिस्टिक थियोरी। तो हेगल का हमेशा मानना था कि ये दुनिया आइडिया से बना है और हर एक आइडिया डायलेक्टिकल होती है, मतलब हर आइडिया के अंदर दो अपोजिंग सेल्व्स है, एक है थीसिस और दूसरा है एंटीथेसिस। तो थीसिस और एंटीथेसिस के लड़ाई के कारण एक आइडिया टूटकर बिखर जाती है और दूसरा एक नया आइडिया बन जाता है जो है सिंथेसिस। तो ऐसे ही हमारी समाज, हमारी राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो हेगल का ये जो मानना था ये पूरी तरह से एक आइडियलिस्ट थॉट है, एक भाववाद है जिसका रियलिटी यानी हकीकत के साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। तो ऐसे आइडियलिस्टिक थियोरी को मानने से काफ़ी लोगों ने इनकार कर दिया। दूसरी बात, हेगल ने जब राष्ट्र को ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन, आइडियल इंस्टीट्यूशन कहा तो उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल विल को पूरी तरह से राष्ट्र के अथॉरिटी के सामने झुका दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? राष्ट्र ही अपना अथॉरिटी सब पर आजमाने लगा और इंडिविजुअल विल, इंडिविजुअल फ्रीडम का कोई महत्व, कोई अहमियत नहीं रहा। तो इस थियोरी, हेगल की इस थियोरी का काफ़ी गलत इस्तेमाल भी हुआ था बिस्मार्क के हाथों में, और बाद में जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में आया और नाज़िज़्म जर्मनी में छा गया, तो नाज़िज़्म के फैलने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात हम कर रहे हैं, जब एडोल्फ हिटलर अपना नाज़िज़्म आइडियोलॉजी को जर्मनी में कायम किया तो वो भी हेगल की इस थियोरी के आधार पर ही किया गया था और इसका बुरा इफ़ेक्ट हम सबको पता है। ज्यूज़ लोगों को मास किलिंग किया गया और दूसरे देशों पर आक्रमण होता रहा। ये सब हेगेलियन थ्योरी के आधार पर नाज़िज़्म बना था। इस वजह से मतलब हेगल का ये जो एब्सोल्यूटिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट, इसका काफ़ी गलत इस्तेमाल भी इतिहास में देखा गया है। ऐसा नहीं कि हेगल ने इस मकसद से ही अपना थ्योरी बनाया था कि बाद में नाज़िज़्म बनेगा या फिर बिस्मार्कियन फिलोसॉफी के आधार पर राष्ट्र इंडिविजुअल की हित करने की जगह उनकी बुराई करेगा। ऐसा सोचकर हेगल ने कभी अपना थ्योरी नहीं बनाया था। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, उनकी थ्योरी का गलत इस्तेमाल किया गया था। और ये गलत इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये स्कोप रखा था अपने थ्योरी में, स्टेट को इतना ज़्यादा अथॉरिटी, इतना ज़्यादा ताकत और इतना क्वालिटी देने के लिए ना, स्टेट इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया कि एक वक्त आया जब हेगल की इस थ्योरी का काफ़ी गलत इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेगल ने ये कहा कि इंडिविजुअल तब तक अपना फ्रीडम एंजॉय कर सकता है जब तक वो राष्ट्र की अथॉरिटी को मान के चलेगा। तो इससे क्या हुआ? राष्ट्र की अथॉरिटी ही इम्पोर्टेंट हो गया, इंडिविजुअल फ्रीडम का महत्व
कम हो गया, तो इससे राष्ट्र और ज़्यादा ऑथोरिटेरियन बन गया। असल में क्या हुआ था, देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हर किसी थिंकर अपना थ्योरी बनाता है अपने वक्त, अपने सिचुएशन के अनुसार। और हेगल किस सिचुएशन में बैठकर अपना थ्योरी लिख रहे थे? जब जर्मनी को अपना स्टेट नहीं हासिल हुआ था। यूरोप की लगभग सभी देश, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सबको स्टेट मिल चुका था, लेकिन जर्मनी को तब तक स्टेट नहीं मिला था क्योंकि सभी ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, उनमें यूनिटी नहीं था और एक सॉवरेन राष्ट्र तब तक जर्मनी को नहीं मिला था। तो सॉवरेन स्टेट पाने की इस चाहत ने हेगल को इतना क्रेजी, इतना पागल बना दिया था कि हेगल को लगा था राष्ट्र से बेहतर, राष्ट्र से ज़्यादा अच्छा और कोई संगठन हो ही नहीं सकता, जिस वजह से उसने राष्ट्र को इतना पावर, इतना अथॉरिटी दे दिया। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। हेगल का स्टेट और सिविल सोसाइटी पर और एक लेक्चर मैं आप लोगों को भेजूंगी और इसके साथ ही मेरा हेगल का ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर और नोट पढ़ने के बाद आप लोगों को हेगल के बारे में कुछ समझ में आएगा। और दूसरी बात, मैं आज एक नया नोट आप लोगों को मेल करके भेज रही हूँ। पहले में पिछली बार में भी मैंने एक नोट आप लोगों को भेजा था, लेकिन हमको लगा कि वो नोट शायद आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा नोट आप लोगों के लिए तैयार किया है। वो मैं आज आपको मेल कर दूंगी। प्लीज़ उस नोट को पढ़िए, मेल चेक कीजिए और मेरा लेक्चर ज़रूर सुनिए। ओके, गुड नाइट, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।